हेलो फ्रेंड्स, फाउंडेशन कोर्स इन फिजिक्स फॉर क्लास 12 के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 2 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इसके पहले हमने जो दो वीडियो हुए हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसमें डिस्कस किया था कि किस तरह से पॉइंट चार्ज और डायपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, पोटेंशियल होते हैं। और हमने ये भी उसका एक्सप्रेशन भी निकाल कर दिखाया था, कुछ सवाल भी बनाए थे एग्जांपल्स। इसमें आगे हम लोग कंटिन्यू रखते हैं और इसका पहला टॉपिक है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है? इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल में इक्वी मतलब इक्वल की बात कर रहा है। जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, यदि हम बात करें इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो इक्वी प्लस लेटरल। इक्वी मतलब कि इक्वल हो गया और लेटरल मतलब साइड हो गया। तो यहाँ पर भी वैसा ही कुछ है, इक्वी मतलब इक्वल हो गया और पोटेंशियल तो पोटेंशियल हो गया। तो नाम ही बता रहा है कि एक सरफेस है और वो सरफेस के सभी पॉइंट पर पोटेंशियल इक्वल है। सो सेम पोटेंशियल सरफेस, एक ऐसा सरफेस को आप कल्पना कीजिए जहां जिसके हर एक पॉइंट पर आपको जो है सो पोटेंशियल सेम मिले। ये सरफेस क्लोज्ड हो सकता है, क्लोज्ड मतलब कि लाइक स्फीयर हो सकता है या इस शेप में हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड अंदर में वॉल्यूम है। या फिर ये प्लेन हो सकता है, प्लेन हो सकता है, हमने 2D वाला है, इस तरह का सरफेस हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि जो सोर्स है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल प्रोड्यूस कर रहा है, वो किस तरह का है। ये जरूरी नहीं है कि इसे हमेशा क्लोज रहना पड़ेगा या जरूरी नहीं है कि इसे हमेशा ओपन रहना पड़ेगा। तो सबसे पहले एग्जांपल से हम स्टार्ट करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है यहाँ पर Q। इस पॉइंट पर इसका जो पोटेंशियल है वो कितना है? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब है हमारा 1/4πε0 टाइम्स ये जो चार्ज है डिवाइडेड बाय ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है r, इस P पॉइंट का जो डिस्टेंस है r। यदि हम इस जगह पर चले आए, डिस्टेंस अब भी सेम है, ये r था, ये अब भी r है, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल जो है वो कितना हो जाएगा? भी ही रहेगा Q पॉइंट पर। R पॉइंट पर चले जाएं, इधर पोटेंशियल भी ही रहेगा, और यहाँ पर चले जाएं, ये R हमारा सेम है, S पॉइंट पर भी पोटेंशियल भी ही है। इनफैक्ट यदि हम एक स्फीयर बनाएं, एक स्फीयर बना लें हम, मान लीजिए ये हमारा स्फीयर है, और इस स्फीयर को हम कोशिश कर रहे हैं इस पर बैठाने का। ये थोड़ा सा एलिप्स जैसा हो गया है, अब ठीक है थोड़ा इस तरह से, और इसको बैठा देते हैं वहाँ पर। हाँ, अब कुछ ठीक है। तो ये जो आपको नज़र आ रहा है स्फीयर, उस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर, ये स्फीयर है तो इसका एरिया है, सरफेस एरिया 4πr², और इस एरिया के हर एक पॉइंट पर कहीं पर भी, ये सर्किल मत समझिए, हर एक पॉइंट पर जो है, मैं कहीं केवल यहीं पर पॉइंट दिखा रहा हूं आपको, ये डिस्टेंस सेम ही है, राइट, r, क्योंकि इसका सरफेस एरिया 4πr² है ये, और चार्ज जो है सो ओरिजिन पर रखा हुआ है। तो हर एक जगह यदि डिस्टेंस सेम है तो ये भी जो है Q तो फिक्स्ड है यहाँ पर, वो जो है सो फंक्शन है केवल आर का, और कोई तीसरा चीज का, दूसरा चीज का फंक्शन नहीं है, केवल आर का फंक्शन है। और आर हर जगह सेम है इस स्फीयर के लिए, इस स्फीयर के हर एक सरफेस के हर एक पॉइंट पर आर का वैल्यू सेम है, वही रेडियस ऑफ स्फीयर। तो वहां पर पोटेंशियल हर जगह सेम आएगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल हर जगह सेम आएगा, तो इस सरफेस को कहते हैं इक्वी पोटेंशियल सरफेस। ये हो गया इक्वी पोटेंशियल सरफेस, ठीक है। अब जरा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को देखिए, तो यहाँ पर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगा, ये हम मान लेते हैं पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किधर जाएगा? ये जाएगा इधर, हमेशा जो जाता है इस तरह से, और ये रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, रेडियली आउटवर्ड जा रहा है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है। निगेटिव लेते तो अंदर आता। और यहाँ पर जो सरफेस देख रहे हैं, आपको पता है कि ये जो टेंजेंट यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे वो 90 डिग्री होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड आपको जो नजर आ रहा है वो इस सरफेस पर परपेंडिकुलर है, हर एक जगह पर। यहाँ पर परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। तो आपको ये नजर आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है
वो परपेंडिकुलर होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। क्यों? आपने बोलोगे हाँ तो मैंने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। हाँ वो तो ठीक है, वो आपने देख लिया, लेकिन रीजन की क्यों इक्विपोटेंशियल सरफेस पर ये परपेंडिकुलर होना जरूरी है? ऐसा इसलिए कि मान लीजिए यदि ये ई परपेंडिकुलर नहीं है तो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं दो कंपोनेंट में, राइट? किसी भी वेक्टर को हम दो कंपोनेंट में ब्रेक कर सकते हैं, एक्चुअली दो आर्बिट्री कंपोनेंट में भी ब्रेक कर सकते हैं, लेकिन हम दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो उसका मुझे फायदा ये है, ये हमारा है दो कंपोनेंट हमें ब्रेक करते हैं और वो दोनों यदि परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो इसका मुझे फायदा मिलता है कि इधर जो कंपोनेंट है उसका इस पर कोई असर नहीं है, 90 डिग्री है ना। तो इधर जो इसका कंपोनेंट है वेक्टर ए का, मान लीजिए वेक्टर ए है, ए एक्स और ए वाई, ये दोनों एक दूसरे पर कोई असर नहीं डालते। ए एक्स को जो काम करना है इस डायरेक्शन में करता रहेगा, ए वाई को जो काम करना है इस डायरेक्शन में करता रहेगा। ए वाई इसमें इसके वर्क में इंटरफियर नहीं करेगा, ए एक्स ए वाई के वर्क में इंटरफियर नहीं करेगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस ई को हम दो कंपोनेंट में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हमारा ए कंपोनेंट हुआ, ठीक है, तो इसका कंपोनेंट इधर कितना होगा? तो कंपोनेंट निकालते कैसे हैं? किसी भी डायरेक्शन में यदि हम कंपोनेंट निकालते हैं तो सिंपली उसका कंपोनेंट निकालते हैं, वो वेक्टर टाइम्स कोसाइन एंगल बिटवीन दीज टू। उस हिसाब से यदि हम इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट निकालें सरफेस की तरफ, सरफेस कंपोनेंट निकालें तो कितना आएगा? ई इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर है टाइम्स कॉस उसके बीच के एंगल, सरफेस जो है इस पर 90 डिग्री बना रहा है तो 0। तो इसका कोई कंपोनेंट जो है सो इस डायरेक्शन में कितना है? 0 है, ठीक है। यदि ये 0 नहीं होता, यदि ये 90 डिग्री नहीं रहता तो ये 0 नहीं होता, और यदि 0 नहीं होता तो एक फाइनाइट इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है अलोंग द सरफेस, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है तो एक चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ता है, और जो भी वर्क डन होता है वो उसका पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जो वर्क डन करना पड़ता है उसमें पोटेंशियल के रूप में स्टोर हो जाता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल इस पॉइंट पर नहीं है, वैसे ही तब सभी पॉइंट पर पोटेंशियल अलग अलग हो जाता है। तो यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा परपेंडिकुलर नहीं होता सरफेस पे तो उसका एक कंपोनेंट होता सरफेस के डायरेक्शन में, और उस कंपोनेंट की वजह से फोर्स को चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने में हमें वर्क डन करना पड़ता, और वह वर्क डन उसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाता, और पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज ही हमारा है पोटेंशियल, तो पोटेंशियल यहाँ बढ़ जाता। तो इस तरह से इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं रहता। तो इस वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइन है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ताकि उसका कोई कंपोनेंट सरफेस के डायरेक्शन में ना आए, सो दैट पोटेंशियल चेंज नहीं करे। अब मैंने आपको बताया था कि ये जो सरफेस है कोई ज़रूरी नहीं है कि स्फीयर ही होगा हमेशा, 3D ही होगा, ये 2D भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो एकदम, मान लीजिए ये हमारा एक्स डायरेक्शन है, ये हमारा वाई डायरेक्शन है, तो ये लोग एक्स एक्सिस है। तो हम जो वाई जी प्लेन का बात करेंगे, ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है, ये जी है, तो इसमें जो हम प्लेन एक देख सकते हैं, ये वाला जो प्लेन है ये वाई जेड डायरेक्शन में जो प्लेन है वो प्लेन एक्स पर परपेंडिकुलर है। तो ये जो प्लेन यहाँ पर है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और इसको हमने कैसे बनाया? हमने सिंपली देख लिया कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर परपेंडिकुलर होता है। अब आप बोलोगे इस तरह का कहाँ मिलेगा भाई, इस तरह का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमें कहाँ मिलेगा? हम यहाँ पर चार्ज रखते हैं तो वो तो देखते हैं ना स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल सोचना इजी है, ठीक है। तो स्फेरिकल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं, आप इसी चैप्टर में आप आगे पढ़ोगे, यदि आप एक कैपेसिटर ले लेते हो, एक कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं और इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर जो है ये कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है। केवल थोड़ा प्रॉब्लम इस एज पर होते हैं, वरना हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होता है, जैसे यहाँ पर दिखा रहा है। तो आप सोच सकते हो कि एक यहाँ पर बड़ा सा ये प्लेट है, एक को में पॉजिटिव चार्ज इधर है और इधर नेगेटिव चार्ज है, और ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया। एनीवे, तो ये आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस हो गया, और आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस पर परपेंडिकुलर भी है, और बहुत जगह 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 हर जगह ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस का जो वैल्यू यहाँ पर है
वही वैल्यू यहाँ पर भी है, वही वैल्यू यहाँ पर भी है। क्यों? हर जगह सेम क्यों हुआ? आप यदि इक्विपोटेंशियल सरफेस की यहाँ की बात कर रहे थे तो ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है और एक दूसरा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है, सो आप इसको सोच सकते थे, ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। लेकिन इस इक्विपोटेंशियल सरफेस का वैल्यू यहाँ पर जो है सो V0 है, तो इसका V1 है। यहाँ पर जो पोटेंशियल का वैल्यू है V1 है, इसका V0 है, क्योंकि ये डिस्टेंस अलग है ना। यहाँ से डिस्टेंस कम है तो यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा होगा, यहाँ डिस्टेंस कम है तो पोटेंशियल कम होगा। लेकिन इस केस में अभी ये जो है सो कांस्टेंट है, हर जगह सेम है। और ये जब हर जगह सेम है तो हर जगह पोटेंशियल भी सेम होगा। तो ये सब एक ही वैल्यू का इक्विपोटेंशियल सरफेस है। आपकी किताब में ये दिखाया है कुछ कि यदि पॉजिटिव आप निगेटिव दोनों साथ में ले लेंगे तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा दिखेगा। अकेला रहता तब तो स्फीयर रहता, खूब बढ़िया कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते। लेकिन ये अकेला नहीं है, माइनस भी है यहाँ पर है। तो वो जगह जहाँ पर कि पोटेंशियल सेम है वो इस तरह से दिखता है, थोड़ा सा ये एलोंगेटेड हो जाता है इसके तरफ। इधर तो ऑलमोस्ट मान लीजिए इसका इफेक्ट इधर बहुत जीरो के बराबर है, तो ये अकेला जो है सो स्फीयर की तरफ बनना चाह रहा था। लेकिन यहाँ पर इसके वजह से जो इफेक्ट है वो जीरो नहीं है, तो ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, ये ऐसा बेंड होगा ये माइनस प्लस रहने पर। और यदि दोनों प्लस रहेगा तो आप कह सकते हो कि ये ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर जो आपको पोटेंशियल है वो कितना हो जाएगा, बीच में यहाँ पर देखिए जीरो है पोटेंशियल, लेकिन यहाँ पर जीरो पोटेंशियल नहीं है, तो ये इस तरह से दिखेगा। यहाँ पर पोटेंशियल आपको जो पोटेंशियल यहाँ पर है वही पोटेंशियल इस तरह से दिखता है। ये दोनों एक दूसरे को अपोजिट दिखते हैं। ओके, तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेस होते हैं। और जो मेन बातें हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस का वो ये कि उसका पोटेंशियल तो फिक्स्ड होता है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। इक्विपोटेंशियल जो सरफेस है इस सरफेस पर परपेंडिकुलर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन फील्ड एंड पोटेंशियल। ये मैंने आपको पहले भी बताया है, एक बार यहाँ पर फिर बता देता हूँ कि ये जो पोटेंशियल होते हैं वो होते हैं इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट फ्रॉम पॉइंट इन्फिनिटी टू सम पॉइंट आर पर, जहां पर आप पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। ये आपका एक फार्मूला है और आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया इसके बारे में। दूसरा है कि इसी को आप डेरिवेटिव ले लीजिए, इधर हम डिफ्रेंशिएट कर दें dv बाय डी आर विथ माइनस साइन, तो ये माइनस इधर चला गया है। तो ये देखिए यहाँ पर यदि इसका डिफ्रेंशिएशन लेंगे तो डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन ये दोनों एक दूसरे के एंटी है। डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन कट गया, आपको सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया जो फंक्शन है। ये डिफ्रेंशिएशन हाथी का सूंड के साथ में ये डी आर भी है, तो आपको यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड मिल गया माइनस डी वी बाय डी आर। डायरेक्शन आर में रहेगा, इधर ये जो आर दिख रहा है उसी के डायरेक्शन में ए रहेगा, यहाँ माइनस साइन भी रहेगा। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यदि पता करना है, आपको पोटेंशियल पता है, तो सिंपली आप डेरिवेटिव ले लीजिए, इससे निकल जाएगा। ये मैंने आपको यूज करके दिखाया था कि जब एक डायपोल के लिए हमने पहले पोटेंशियल निकाला था और वहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इसी चैप्टर में, तो वहां पर ये सभी हमने डिस्कस किया था। वही रिलेशन है और कोई तो है नहीं। यहाँ पर ये दिखा रहा है एक दूसरे तरीके से कि एक ऐसे रिलेशन है आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस के थ्रू। तो मैं वो पिक्चर ही ले लेता हूँ बुक से। तो ये है वो पिक्चर, देखिए दो इक्विपोटेंशियल सरफेस है। इसका जो सरफेस का वैल्यू है, पोटेंशियल का वैल्यू है यहाँ पर भी लिया है, और इसका जो है तो थोड़ा ज़्यादा v प्लस टी डेल्टा भी दिया। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो परपेंडिकुलर होना है, सरफेस पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, इस पर वो भी परपेंडिकुलर है। और जो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो है सो ई है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक चार्ज रखे हुए हैं, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे चल रहा है। तो एक हमारा एक कोई पोटेंशियल सरफेस ये हुआ, ये सरफेस बना नहीं, एक ये हुआ, और एक इसके बगल में, जस्ट बगल में, थोड़ा एग्जैजरेट कर रहे हैं लेकिन बगल में ये है आपका कुछ ऐसे। यहाँ पर वही सेम चीज दिखा रहा है लेकिन आर्बिट्री दिखा रहा है, चाहे लेकिन चाहे जो भी हो, ये जो है सो परपेंडिकुलर है, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, और ये दोनों बहुत क्लोज में है। मान लेते हैं ये हमारा डीएल है,
ठीक है, डीएल लेंथ है, वो डेल्टा ले रहा है, या डीएल भी ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है v प्लस डेल्टा v, वो कितना होगा? यहाँ पर जो पोटेंशियल है, यहाँ पर पोटेंशियल बढ़ गया। ठीक है, यदि इलेक्ट्रिक फील्ड जो वर्क डन कर रहा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर प्लस क्यू ले लिए हैं, यूनिट चार्ज +1 कूलम ले लिए, कहिए उसको यहाँ से यहाँ आपने मूव किया, तो जो वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट, उसने कुछ काम किया, और उसने जो भी काम किया वो इसका पोटेंशियल को बढ़ा देगा। तो v प्लस डेल्टा भी कितना होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम ए टू बी, p ये है। तो v प्लस डेल्टा भी कितना होगा? पहले तो v जो है यहाँ पर, प्लस जो वर्क डन कर रहा है एक्सटर्नल एजेंट इन टेकिंग ए टू बी, और क्या लेके जा रहा है? चार्ज 1 कूलम का। ठीक है, ये वर्क डन जो वही करेगा जितना इलेक्ट्रिक फील्ड करता है उसका उल्टा, क्योंकि जो फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर फोर्स लगा रहा है और इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, तो एक्सटर्नल एजेंट जो है वो एफ एक्सटर्नल ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि यही इसको पकड़ के इधर खींच रहा है, और वो जाना नहीं चाह रहा है ना, वो बोलता हम जाएंगे, धीरे धीरे जाएंगे, और ये जो है उसे एक्सलरेट करेगा। एक्सलरेट नहीं होना चाहिए, जब यहाँ से यहाँ जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो तब वो क्या करता है, इसको अपनी ओर खींचता है, इसको अपोजिट डायरेक्शन में खींचता है। तो अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है, तो वर्क डन जो हो रहा है वो निगेटिव हो रहा है। तो भी पहले जो फोर्स लगा रहा है वो हो गया -E, और चार्ज हमारा 1 कूलम है, 1 कूलम, ये हो गया फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा एल, इतना। तो v प्लस डेल्टा भी, ये भी खत्म हो गया, डेल्टा भी कितना आ गया? -E डेल्टा एल। इसी को आप लिख सकते हो E इक्वल टू माइनस डेल्टा भी बाय डेल्टा एल। अब यदि हम इसी को इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के टर्म में लिखें, अभी डेल्टा एल जो है सो कोई वैल्यू है, यदि हम कहें कि डेल्टा एल टेंस टू 0, तो ये डेल्टा भी है वो भी टेंस टू 0 हो जाएगा, बहुत कम होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको कम हो या ना हो, जो भी है वो डिपेंड करता है कि किस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेस है। वो हो गया आपका लिमिट व्हेन डेल्टा एल टेंस टू 0 डेल भी माइनस डेल एल, और इसी को आप कह सकते हो माइनस डी भी बाई डी एल। तो ये से भी आप फार्मूला निकाल सकते हो, यहाँ पर वही जो फार्मूला बताएं ऐसे निकाल सकते हो। तो इस तरह से यदि आपके पास पोटेंशियल पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। नेक्स्ट मूव करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। ये भी मैंने आपको पहले बता दिया है कि यदि कोई कहीं पर पोटेंशियल है हमारे पास, ये पूरा नहीं बताया है, तो अभी स्टार्ट ऐसे करते हैं कि किसी भी पॉइंट पर जो है सो पोटेंशियल है, मान लीजिए भी का क्या मतलब है कि हमने 1 कूलम, 1 यूनिट चार्ज, मान लीजिए 1 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां तक लाया, और जो वर्क डन हमें करना पड़ा वो इसी में स्टोर्ड है एज पोटेंशियल। अब यदि क्यू यूनिट के चार्ज को मैं लाऊं यहां से यहां तक इसी पॉइंट पर, तो हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा? क्यू टाइम्स, ये है इसका पोटेंशियल एनर्जी यू। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है? यदि किसी भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल है टाइम्स जो चार्ज वहां पर रख रहे हैं उतना, यदि उतना चार्ज रख दिए तो वो हो गया पोटेंशियल एनर्जी उस चार्ज का, क्यू भी। ठीक है, अब यहां पर हमारे पास एक चार्ज यदि मान लीजिए है क्यू, और ए पॉइंट है पी, तो इसका पोटेंशियल जो है सो हमें पता है के क्यू बाय आर, मान लेते हैं R1 इसका डिस्टेंस जो है। और यदि क्यू यहाँ पर जो एनर्जी है वो कितना हो गया? क्यू टाइम्स Vp। नहीं, यहाँ पर जो चार्ज मैं ला के रख रहा हूँ ये Q1 मान लीजिए, और यहाँ पर चार्ज मैं अब लाने वाला हूँ Q2। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये Q1 चार्ज है, यहाँ पर पोटेंशियल पता है, और हम क्या करते हैं कि यहाँ पर Q2 चार्ज लाने का कोशिश करते हैं इन्फिनिटी से। तो आपको पता है यूनिट चार्ज जो है वहाँ से यहाँ तक लाते हैं तो जो वर्क डन करना पड़ता है वो भी है।
यही इसका पोटेंशियल है। क्यू चार्ज यदि लाएंगे तो यहाँ पर जो वर्क डन करना पड़ेगा उसका क्यू टाइम्स होगा, क्यू भी, ये वाला क्यू वी पी। और क्यू वी पी कितना हो गया, वी पी यहाँ पता है कि ये Q1 यहाँ पर रखे ना, ये Q1 है तो यहाँ पर पोटेंशियल Q1 हो गया, और Q2 मैंने लाया इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो ये हो गया K Q1 बाय R1, और ये Q2 हम जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो सब मिला के आ गया, K का वैल्यू भी रख देते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R1। ये पोटेंशियल एनर्जी हो गया इस सिस्टम के लिए, Q1 Q2 सिस्टम के लिए, Q1 Q2 सिस्टम के लिए जो है सो पोटेंशियल एनर्जी हो गया, क्योंकि जो भी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया वो यहाँ पर स्टोर्ड हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों क्यों स्टोर्ड हो रहा है, क्योंकि जो फोर्स के अगेंस्ट उसने काम किया है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कहिए, और वो जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब एनर्जी कहीं लॉस नहीं हुआ, एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो जो भी वर्क डन कर रहा है वो यहाँ पर स्टोर्ड होना पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स ये भी कहता है कि आप इसको किस तरह से लाए, यहाँ से डायरेक्ट लाए, इधर से लाए, मतलब पाथ पर डिपेंडेंट नहीं है, वो फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट कोऑर्डिनेट पर डिपेंड करता है। तो कंजर्वेटिव फोर्स होने की वजह से जो एनर्जी लॉस नहीं होता, तो सारे का सारा वर्क डन जो उसने किया वो कहाँ जाएगा, यहाँ पर स्टोर रहेगा एनर्जी के रूप में, और जब मौका मिलेगा ये वर्क जो है वो वर्क डन रिटर्न करेगा। जितना वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने यहाँ पर किया था वो इसमें स्टोर्ड है, वही स्टोर्ड एनर्जी बाद में यूटिलाइज किया जा सकता है, वो कर सकता है काम फिर। तो ये दो हो गए। अब दो से यदि ज्यादा हो जाए तो दो से और ज्यादा हो सकते हैं ना। अब मान लीजिए तीन तो हमारे पास चार्ज है, और उस सिस्टम का जिसमें तीन चार्ज है Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3 ये हमारा सिस्टम है, और इसके बीच का जो डिस्टेंस है R1, ऐसे नहीं कहेंगे, इसको R12 कहेंगे, इसको R23 कहेंगे, इसको R13 कहेंगे, और इस पॉइंट को हम ABC कह लेते हैं। ये जो सिस्टम है इसके वजह से, इस सिस्टम के वजह से इसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी है, फिर हम फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले क्या करते हैं, इधर रफ काम हमारा है, हम एक एक करके दिखाएंगे। क्या करते हैं कि सबसे पहले एक ठो चार्ज यहाँ रखते हैं Q1, ठीक है, इस चार्ज की वजह से हर जगह पोटेंशियल है, ठीक है। अब Q2 को यहाँ लाना है, तो इस जगह पर जो है B पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल है K है 1/4πε0 Q1 चार्ज, और ये जो डिस्टेंस है ए से बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है R12, इतना पोटेंशियल है। अब Q2 चार्ज को यहाँ पर यदि हम रखते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता है एक्सटर्नल एजेंट को, वो करना पड़ता है Q2 टाइम्स VB पोटेंशियल, मतलब K Q1 Q2 बाय R12, ठीक है। तो ये दो सिस्टम की वजह से हो गया एनर्जी इतना। अब जो है ये दोनों यहाँ पर प्रेजेंट हो गए हैं, ये दोनों प्रेजेंट है। अब थर्ड जो है सो पॉइंट यहाँ पर आ रहा है, किधर है C, इधर है C पॉइंट पर थर्ड चार्ज को मैं लाने की कोशिश कर रहा हूँ, Q3 को लाऊंगा इन्फिनिटी से यहाँ तक। यहाँ पर पोटेंशियल कितना है, ये दोनों की वजह से, तो अब VC पर जो पोटेंशियल है दोनों की वजह से वो हो गया K, इसके वजह से Q1 की वजह से Q1 बाय R13 ना, ये R13 है, ये R12 है, और ये R23 है, तो इसकी वजह से R13 आया पोटेंशियल, और इसकी वजह से Q2 बाय R23 आया। तो ये दो पोटेंशियल आया ड्यू टू Q1 एंड Q2, ये दोनों ऑलरेडी पहुंच चुके हैं, और तीसरा जो पॉइंट है जहां पर हमें थर्ड चार्ज को लाना है उस जगह का पोटेंशियल हमने ये दोनों की वजह से निकाला, इतना आया। तो पोटेंशियल यहां पर आ गया। अब वह एक्सटर्नल वर्क जो करेगा वो कितना करेगा, Q3 को यहां से यहां तक लाने में, इन्फिनिटी से यहां तक लाने में, Q3 चार्ज, और जिस पॉइंट पर लाना है वहां का पोटेंशियल। तो ये कितना आ गया, ये आ गया K, इसको लिख देते हैं Q3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, Q1 Q3 बाय Q13 प्लस Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23। एक मैंने क्या लिखा उल्टा, ये डिस्टेंस है ना,
R13, इतना वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को। Q3 को लाने में इतना वर्क डन करना पड़ा। Q2 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा था, कहीं इधर था, ये देखिए, ये है Q2 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा था, ये वाला, ये Q3 को लाने में वर्क डन करना पड़ा था। Q1 को लाने में कितना वर्क डन करना पड़ा था, देखिए यहाँ पर जो है सो केवल कुछ नहीं है, खाली है, एम्प्टी, कुछ भी नहीं है। जब Q1 को ला रहे थे तो एम्प्टी था, और Q1 को इन्फिनिटी से यहाँ पर लाना है, ले आइए, कौन रोक रहा है आपको, कोई अपोज करने वाला ही नहीं है। तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा एक्सटर्नल एजेंट को Q1 को लाने के लिए, 0, कोई रोकने वाला ही नहीं है, किसी के अगेंस्ट काम ही नहीं कर रहा है, आराम से चले आ रहे हैं। तो Q1 को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा था वो 0, Q2 को जो वर्क लाने में वर्क डन करना पड़ा था, यहाँ पर जो पोटेंशियल है बी पर, Q2 को बी पर लाया गया, हम निकाल लिए Q1 की वजह से, और उससे मल्टीप्लाई कर दिए Q2 को, तो वो आया ए वाला। और Q3 को, जब Q3 को लाना है तो ऑलरेडी Q1 और Q2 आ चुका है, तो ये दोनों की वजह से यहाँ पर जो पोटेंशियल है उतना टाइम्स Q3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये वर्क डन करना पड़ा एक्सटर्नल एजेंट को इन्फिनिटी से Q3 को C तक लाने में। तो ये 3 ठो वर्क डन उसने करना पड़ा। तो इसको असेंबल करने में, Q1 Q2 Q3 को इस तरह से असेंबल करने में वर्क एक्सटर्नल एजेंट को कितना वर्क डन करना पड़ा, सम ऑफ 1 to 3, और वही हो गया पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम ऑफ दिस 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3 separated by distance R12 R23 and R13। तो जो नेट इसका एनर्जी है वो हो गया वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टोटल, और वो है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग चार्ज Q1 Q2 एंड Q3, सम ऑफ दिस वर्क डन। तो पहला वाला ये तो 0 है, दूसरा वाला किधर है, दूसरा वाला ए, K Q1 Q2 बाय R12, K Q1 Q2 बाय R12, और तीसरा वाला यहाँ पर है K ब्रैकेट में है Q1 Q3 बाय R13 और Q2 Q3 बाय R23। इसको सबको एक साथ में मिला के लिखिए, पहले K हम लिखते हैं इधर, ठीक है, और ब्रैकेट में हम लिखते हैं ऐसे Q1 Q2 बाय R12, Q2 Q3, इसको पहले लिख लेते हैं। क्यों उसको पहले लिख रहे हैं अभी बताते हैं। Q1 Q3 Q1 लिखते हैं, Q1 Q3 इज टू Q3 Q1, क्योंकि ये कम्यूट करता है, स्केलर नंबर है ना, 1 3 या 3 1 जो भी लिखना। ये आपका जो है, अब K को भी हटाकर यदि हम पूरा उसका वैल्यू लिखते 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये एनर्जी है ये 3 सिस्टम का। हमने ऐसा क्यों लिखा Q2 Q3 ऐसे, इसलिए कि मुझे याद रखने में सहूलियत होती है। ये आपका साइकिल है, एक तो सर्किल ले लीजिए, ये जो है सो सर्किल है, इसमें 3 चार्ज हैं Q1 Q2 Q3। साइकिल में चलिए, तो पहले क्या किए, एक कांस्टेंट Q1 Q2, 3 पेयर बनेंगे यहाँ पर, ठीक है, 3 पेयर बनेंगे, और Q1 Q2 उसके बीच का डिस्टेंस, यहाँ से Q2 Q3 इसके बीच का डिस्टेंस, और Q3 Q1 इसके बीच का डिस्टेंस। तो साइकिल में चल लिए, और उसके बाद में और आपको नहीं आगे बढ़ना है, बस साइकिल में चलना है। इससे कितने कॉम्बिनेशन आएंगे वो आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर Q1 Q2 जो है एक हो गया, Q2 Q3 जो है सो दूसरा हो गया, और Q3 Q1 जो है सो तीसरा हो गया। 3 ही कॉम्बिनेशन बनेंगे, यहाँ से आराम से पता चल जाएंगे। यदि 3 से ज़्यादा होता तो भी यही एक साइकिल में, एक सर्कल में आप रख कर सबको एक एक करके बढ़ के देखते चले जाते, Q1 Q2 Q2 Q3, ये ऐसे आते चला जाएगा। इसमें केयरफुल रहना पड़ेगा, मैं आपको सारे जो पेयर्स हैं वो लेने होंगे। तो ये आपका जो है सो पोटेंशियल एनर्जी हो गया ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। फाइनली इसी को केवल लिखने के लिए जो है, जब आपके पास मान लीजिए बहुत सारे चार्जेज हों तो आप क्या करोगे, बहुत सारे जो चार्जेज हैं तो आप उसे सम सीधे लिखते हैं, सम। पहले तो यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो बाहर आता है, चार्ज जो है सो जितने भी पेयर हैं आपके पास Qi Qj और उसके बीच का जो डिस्टेंस है
वो सब आपको लिखने हैं। देखिए सम कर दिया मैंने आई ओवर जे, ठीक है, लेकिन रिपीट नहीं करना है। कहीं पर आपने Q1 Q2 ले लिया है और फिर Q2 Q1 कर देंगे तो रिपीट हो जाएगा, वो रिपीट नहीं करना है। तो उसके लिए क्या करना होगा, इसके यहाँ पर देखिए रिपीट होगा, आप इसको रख के देख लीजिए। मान लीजिए आई और 3 तक रखिए, जे भी 3 तक रखिए, 3 या 4 4 मान लीजिए रख लीजिएगा। आई गोइंग 1 to 4, जे गोइंग 1 to 4, आप देखिएगा रिपीट होगा। तो उस रिपीट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम हाफ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस फॉर्म में लिखने के बाद में। आप ऐसे लिख सकते हो कॉम्पैक्ट फॉर्म में, और नहीं तो फिर आप इसको ऐसे कह सकते हो लिखने के समय है कि भाई ये आई और जे है, ठीक है, लेकिन आई इज ग्रेटर देन जे। जे चलो यहाँ से 1 से n जितना भी n है आपका, लेकिन आई जब भी लोगे तो या तो आप लिखिए आई इज ग्रेटर देन जे या जे इज ग्रेटर देन आई, कोई एक तो ले लीजिए और आप इसको लिखते चले जाइए ऐसे। आपको हाफ से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस केस में आपके पास जो भी पेयर बन रहे हैं उसका डबल काउंटिंग नहीं हो रहा है। यहाँ पर डबल काउंटिंग हो रहा है, इसलिए हमने 2 से डिवाइड कर दिया। तो ये जब बहुत सारे चार्जेस होंगे तो वैसे ये आपके काम का नहीं आएगा, क्योंकि आपका यदि क्वेश्चन आए भी कभी तो आपको क्या 2 4 5 चार्जेस देंगे, उससे ज़्यादा तो देंगे नहीं। ये तब के लिए होता है जब बहुत ज़्यादा चार्जेस हो जाते हैं, कैसे सबको हम लिखते चले जाएं। ओके, तो ये था, आपके पास यदि बहुत सारे चार्जेस हैं तो इसके वजह से जो एक पोटेंशियल एनर्जी है वो कितना है, आप पेयर वाइज जो है सो चार्ज का प्रोडक्ट लीजिए, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड कीजिए और वही सबका सम कर दीजिए, जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है। पहले ये कांस्टेंट और जितने भी पेयर पॉसिबल हैं, रिपीट नहीं, नो रिपीटेशन, याद रखिएगा, नो रिपीटेशन, रिपीट नहीं होना चाहिए। Q1 Q2 लिख लिया तो Q2 Q1 नहीं करना है, फिर उसको उसका जो डिस्टेंस है दोनों चार्जेस के बीच में मल्टीप्लाई डिवाइड करते चले जाएंगे तो आपको टोटल चार्ज मिल जाएगा, टोटल एनर्जी। ओके, एक क्वेश्चन आया है 2.4 है क्वेश्चन कि 4 चार्जेस आर अरेंज्ड इन द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। एक बनाते हैं यहाँ पर हम स्क्वायर, ये हो गया स्क्वायर ABCD, साइड दिया हुआ है इसका D है, साइड सबका सेम है D, ठीक है। फिगर बोल रहा है, फिगर मैंने लाया नहीं, मैं उसे लिखा था, ये रहा आपका फिगर, वही मैं बना रहा था यहाँ पर। और देखिए इसमें क्या बोला है आगे, 4 charges are arranged at the corners of a square ABCD of side D as shown in the figure this 2.15 A में पहला क्वेश्चन, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को लाने में, केवल ABCD में है, इसको नहीं है, यहाँ पर ई का बात अभी नहीं कर रहा, वो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो आपके पास 4 चार्जेज हैं, ए में प्लस क्यू, बी में माइनस क्यू, सी में प्लस क्यू, डी में माइनस क्यू। और आपको क्या बताना है, आपको बताना है कि इस अरेंजमेंट को बनाने में कितना एनर्जी लगा, ये आपसे पूछा गया है। इस अरेंजमेंट को बनाने में फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट, ये 4 चार्ज वाले, इसको भी भूल जाइए, इसको भी नहीं रखना है, ठीक है। तो कितना चार्ज लगेगा, आप इसका जो एनर्जी है, जितना भी वर्क डन करने में एक्सटर्नल एजेंट को लगा होगा, वर्क डन जितना लगा होगा एक्सटर्नल एजेंट को इस चारों को यहाँ लाने में, वो इसमें स्टोर्ड हो गया है पोटेंशियल एनर्जी। तो सिंपली वो जो वर्क डन है बाय एक्सटर्नल एजेंट, वही है इसका पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे निकालते हैं, हम सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और सब पेयर ले लेते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 से जितने कितने पेयर बनेंगे, 4C2 कॉम्बिनेशन। 4 प्लेयर्स हैं, 2 का टीम बनाना है, मान लीजिए चेस खेल रहे हैं और 4 लोग बैठे खड़े हैं, हम भी चेस खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, तो 2 करके जो प्लेयर टीम बनाएंगे, टीम मतलब कि जो एक दूसरे से के साथ खेल रहे हैं, कितने गेम्स हो सकते हैं, 2 कोई भी 2 आदमी बैठ के खेलेगा। तो 4 में से 2 को चूज करना है, ये आ जाएगा 4C2, तो 4 फैक्टोरियल, नीचे में 2 फैक्टोरियल, ये दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, तो ये आया 4 टाइम्स 3 टाइम्स 2 फैक्टोरियल। ये तो खत्म हो गया, ये 2 बार में खत्म हो गया, तो 6 पेयर बनेंगे। वो सारे 6 पेयर को आपको यहाँ इंक्लूड करना है, ठीक है। और डिस्टेंस देखिए, डिस्टेंस पहले ये तो d है, और ये यदि डायगोनल डिस्टेंस लेंगे तो d² √2 होगा, ये भी d²√2 होगा। तो सारे डिस्टेंस हमें पता है, हम सिंपली लिखते चले जाते हैं। पहले कैसे चले, तो यहाँ पर हम इसमें कोशिश कर रहे हैं, हम श्योर नहीं है कि ये आपको सही दे ही देगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। 6 ठो आना है,
1 आया, 2 आया, 3 आया, 4 आया, ठीक है। उसके बाद में अब 1 2 3 जाना पड़ेगा, ठीक। तो ये ठीक नहीं आ रहा हम, तो ऐसा करते हैं, इसको हटा देते हैं, आपको दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका ये है कि देखिए हम ऐसा कर सकते हैं कि ए का सबके साथ पेयर ले सकते हैं, फिर बी का सबके साथ पेयर ले सकते हैं, फिर सी का सबके साथ पेयर ले सकते हैं, और डी का सबके साथ पेयर ले सकते हैं। तो कितना पेयर हो गया? ए के लिए 3 ठो, 2 के लिए 3, 3 के लिए 3, 12 हो गए। उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये बिल्कुल वही है जो मैं यहाँ कह रहा था कि हाफ से मैंने डिवाइड कर दिया। आई जे, आई का कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लीजिए और जे सबके साथ में पेयर बनाइए। फिर 2 का लीजिए, सबके साथ में पेयर बनाइए। रिपीट हो गया ना एक ठो। ऐसे करके सब कर लीजिए और रिपीट हो गया तो 2 से डिवाइड कर दीजिए। लेकिन इसमें ज़्यादा एनर्जी लगेगा, हम इसको यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, कोई एक लेंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइम जे जो है हमारा आई से बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर उल्टा लिखा, ये भी चलेगा, यानी कि दोनों आप जैसे चाहो लिख सकते हो, लेकिन जस्ट टू बी कंसिस्टेंट हम यहाँ क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं करेंगे जब तब तब पता चलेगा। अभी यहाँ देखते हैं। तो देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले ए को मैंने लिया, ठीक है, चार्ज ऑफ ए, और इसका पेयर बनाएंगे सबके साथ में, क्यू ए क्यू बी, डिस्टेंस आर ए बी का। एक बार मैं लिख के दिखा दे रहा हूँ, इसको लेके मैं चल रहा हूँ। बी के साथ हो गया, सी के साथ क्यू ए क्यू सी आर ए सी, यहाँ पर लिखेंगे क्यू ए क्यू डी आर ए डी। एक तो हो गया। ओके, ऐसे नहीं लिखेंगे, ऐसा लिखेंगे ताकि क्लियर पता चले। यहीं पर लिख देते हैं क्यू ए क्यू डी बाय आर ए डी, ठीक है। 3 ठो टर्म आया, पहला का 3 टर्म आया। नेक्स्ट चलते हैं, ए का हो गया, बी का चलते हैं। पीछे नहीं देखना है मुड़ के, ठीक है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है केवल। जिधर भी जाना है एक तरफ, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। बी का सी के साथ और बी का डी के साथ चलेंगे। बी का सी के साथ और बी का डी के साथ, काम खत्म हो गया बी का। ये था ए के लिए, ए को बेस बनाए, यहाँ पर बी को बेस बनाए और बाकी सबके साथ पेयर किए। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पर सी को बेस बनाएंगे और बाकी सबके साथ पेयर करेंगे। तो क्यू सी लिए, ए है, ए के बाद बी हो गया, पीछे नहीं देखना है। बी के बाद सी हो गया, सी को पीछे नहीं देखना है, आगे केवल देखना है। सी के साथ डी का एक ही पेयर बनेगा, क्यू सी क्यू डी बाय आर सी डी। आगे नहीं कुछ बनना है, पीछे मुझे मुड़ के नहीं देखना है, आगे देखना है, साइकिल में जा रहे हैं। अब डी का आ गया तो डी के साथ कुछ होगा क्या? डी को पीछे नहीं देखना है, ठीक है, आगे देखना है। तो डी के आगे कुछ है ही नहीं। ये वाला आपका ए बी सी डी। एक से हम सबका पेयर बना लिए, फिर बी से ये बन गया, बी से सबका पेयर बना लिए, सी से सबका पेयर बना लिए। अब डी से पेयर बनाएंगे, कैसे कैसे बनाए डी से पेयर? डी के बाद ए नहीं देखना है, ये तो पीछे है ना, ए ऐसे है, पीछे नहीं देखना है। सी को नहीं देखना है, बी को नहीं देखना है, ए को नहीं देखना है। तो पेयर कहाँ से बनेगा? डी के साथ ए का पेयर ऑलरेडी हो चुका है यहाँ पर। तो ये हम यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। ये पीछे नहीं देखना है, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, इसको नहीं देखना, और आगे कुछ है नहीं। तो डी का किसी के साथ और पेयर नहीं पॉसिबल है। तो देखिए कितना आ गया, 3 प्लस एक एक कम होते चला जाएगा, 2 5 और 1 6। यही 6 ठो आपके पास कहा था कि 6 3 बनेंगे, 6 पेयर बनेंगे। तो वही काम यहाँ करना है। और फिर अब आपको क्या करना है, वैल्यू रखना है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सबका वैल्यू रखते जाइए। चार्ज जो है देखिए यहाँ पर ए के साथ, ये मैंने यहाँ पर लिखा आपको दिखाने के लिए। अब मैं डायरेक्ट कैलकुलेशन यहाँ पर करते चला जाऊंगा, वही जो यहाँ किया है एक्जेक्टिव वही। ये दोनों का जो है मल्टीप्लीकेशन, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस डी। ये दोनों का प्लस क्यू स्क्वायर, डिस्टेंस, डिस्टेंस स्क्वायर रूट ओवर 2d। और तीसरा वाला इसके साथ में ये हो गया माइनस क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस डी। 3 को लिख चुके हैं, पहला का हो गया। और दूसरा का चलते हैं, दूसरा का चलते हैं। ये काम हो गया है, बी से देखते हैं, पीछे नहीं मुड़ना, आगे देखना है। ये माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू स्क्वायर डिस्टेंस डी, इसका इसके साथ में वो माइनस ये माइनस, तो प्लस क्यू स्क्वायर बाय डिस्टेंस है डी स्क्वायर रूट ओवर 2।
स्क्वायर रूट ओवर 2d, बस इसमें 2 ही था। और तीसरा लास्ट यहाँ पर देखना है, b हो गया c का पेयर बनेगा केवल d के साथ, और वो है माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी, माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी। ये 3 ठो हो गया। यहाँ पर a को हमने रख लिया बेस और सबके साथ पेयर बनाया, यहाँ पर b को बेस रख के बनाया, यहाँ पर c के साथ बेस बनाया। और अब क्या करेंगे, आप इसको सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर। यहाँ पर मैंने आपको तरीका बता दिया कि कैसे इसको हैंडल करना है, इस तरह से की चीज़ों को। जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कीजिए। कुछ कैंसिल होगा क्या? नहीं, ये कैंसिल नहीं हो रहा। माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी, और नहीं, कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 1 माइनस 2 3 4, 4 ठो माइनस है, 4 तो माइनस क्यू स्क्वायर बाय डी हुआ, और ये 2 ठो प्लस में है, प्लस में 2 क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d हुआ, बस। और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी, तो डायरेक्शन वगैरह का कोई झमेला नहीं है। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये आपका हो गया स्क्वायर रूट ओवर 2। इधर हम क्या करते हैं, क्यू स्क्वायर बाय डी लिख देते हैं, ठीक है। और यहाँ क्या बच गया, ये बच गया आपका स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 4। सही है, सही है, ठीक है। अब आप चाहो तो स्क्वायर रूट ओवर निकाल सकते हो, नहीं निकालना है ये आपकी मर्जी, लेकिन आंसर तो यही है। ये निगेटिव आया थोड़ा सा, ये स्क्वायर रूट ओवर 2 माइनस 4, तो ये एक निगेटिव क्वांटिटी है। पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, वो डिपेंड करते हैं चार्जेस पर। तो ये आपका आंसर है। ओके, तो इसको एक बार फिर हम बता देते हैं इसको कैसे बनाते हैं। जब इस तरह के कॉम्बिनेशंस होते हैं बहुत सारे, तो जो एक्सटर्नल वर्क डन एजेंट ने वर्क किया है वो इसमें स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में। तो उस एनर्जी को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली जो है सो इसका पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे। और पोटेंशियल एनर्जी जो है सो तो दिखाया कि सारे पेयर ले लेते हैं, और वो पेयर के बीच के जो डिस्टेंस है उसे डिवाइड करते हैं और सम अप करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे सम अप करें ताकि इजीली हो जाए, तो हम पहले एक को पकड़ेंगे और बाकी सारे के साथ पेयर बना लेंगे। दूसरा को पकड़ेंगे बी यहाँ पर, फिर पेयर बनाएंगे, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, केवल आगे। तो इसका पेयर इसके साथ और इसका पेयर इसके साथ। थर्ड आए, आगे देखना है, पीछे तो देखना नहीं है दोनों को। ये पेयर हो गया। तो इस तरह से सारे पेयर बन गए, उसको सम अप कर दिया और आपका आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में एक और क्वेश्चन है, उसमें कह रहा है कि बी ए चार्ज क्यू नॉट इज ब्रॉट टू द सेंटर। अब मैं इसको खोल रहा हूँ, ठीक है। सेंटर पर जो है सो एक चार्ज लाया है क्यू नॉट, देखिए यहाँ पर ये जो चार्ज लाया है क्यू नॉट, उसको देखिए। The four charges being held fixed at its corner. How much extra work is needed to do this? अब ये जो चार्जेस हैं चार कॉर्नर पर, उसको फिक्स कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद में इस क्यू नॉट चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहा है। वर्क डन कितना करना पड़ेगा, तो इन्फिनिटी से यहाँ पर इस क्यू नॉट चार्ज को ला कर रखने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वो कितना होगा, वो क्यू नॉट टाइम्स पोटेंशियल ई पर। ई इसका सेंटर है, स्क्वायर का सेंटर है, यही है पोटेंशियल इस सेंटर पर जो है सो टाइम्स क्यू नॉट चार्ज। तो जस्ट यहाँ पर पोटेंशियल निकाल लीजिए कितना है, देखिए जरा। ये दोनों के वजह से देखिए दो ठो, यहाँ से सबका डिस्टेंस सेम है, राइट। सारे चार्जेस का डिस्टेंस डी स्क्वायर रूट ओवर 2 होल डिवाइडेड बाय 2, सो डी बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 होगा, ठीक है। डिस्टेंस सेम है, तो ये देगा पोटेंशियल प्लस, ये देगा माइनस, दोनों एक दूसरे को नलीफाई कर दिया, न्यूट्रलाइज कर दिया। ये दोनों, ये देगा प्लस, ये देगा माइनस, वो भी नलीफाई कर दिया। देखिए यहाँ पर चार्ज ये दोनों का सेम है, ऑपोजिट पोलरिटी, और डिस्टेंस इसका यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक डी बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 है, इसका भी डी बाय स्क्वायर रूट ओवर 2 है। और बाकी भी लिख ही देते हैं, चारों जो डिस्टेंस है वो डी ओवर स्क्वायर रूट ओवर 2, डी ओवर स्क्वायर रूट ओवर 2। तो यहाँ ये जितना पोटेंशियल यहाँ बनाएगा प्लस में, ये उतना ही पोटेंशियल बनाएगा माइनस में, दोनों मिलकर जीरो हो गया। ये जितना पोटेंशियल बनाएगा प्लस में, ये उतना पोटेंशियल बनाएगा माइनस में, ये भी जीरो हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर हम देख रहे हैं ई का कितना है, जीरो। तो वर्क डन जो है करना पड़ेगा इस क्यू नॉट चार्ज को या किसी भी चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, वो कितना होगा, क्यू नॉट टाइम्स ई, जो कि जीरो है। ये आपका आंसर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, और नेक्स्ट टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी इन एन एक्सटर्नल फील्ड। अभी हमने जो पोटेंशियल एनर्जी निकाला वो किसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से नहीं था,
जैसे कि यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो चार्ज है Q1 और दूसरा जो है चार्ज यहाँ पर Q2 को ला रहे हैं, तो ये जो वर्क डन हो रहा है इसको लाने में किसके अगेंस्ट लाने में हो रहा था, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अगेंस्ट लाने में हो रहा था, राइट। और ये दोनों सिस्टम का एक पार्ट है। फाइनली जब सिस्टम बना तो Q1 Q2 एक सिस्टम है, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था, ये इसी का इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, तब यहाँ पर हमारा पोटेंशियल एनर्जी हो गया कि K टाइम्स Q1 Q2 बाय R12। और ये Q1 Q2 जो है उस सिस्टम का पार्ट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर था इस सिस्टम के वजह से था, ठीक है। अब वहाँ वो नहीं करना है, अब क्या करना है कि हमारे पास एक एक्सटर्नली कोई फील्ड है और उसमें हमें चार्ज को लाना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्सटर्नल है, सोर्स हमें नहीं पता, एक्सटर्नल है मतलब हम सोर्स हमें नहीं पता, और सिंपली यहाँ इस पॉइंट पर हमें एक, ये पॉइंट P है, यहाँ पर हमें किसी चार्ज को मान लीजिए Q को लाना है, ठीक है। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, जो भी वर्क डन करना पड़ेगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इस पॉइंट का इन द दिस एक्सटर्नल फील्ड, यहाँ पर यदि ये एक्सटर्नल फील्ड नहीं रहता तो इस पॉइंट P पर Q को नहीं, Q का जो है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होता, कुछ नहीं, अकेला चार्ज का क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, कुछ नहीं। ये चार्ज है अब Q1, अब पूछे इसका बताइए पोटेंशियल एनर्जी कितना है, कुछ नहीं, जीरो है। दूसरा चार्ज यहाँ रख दिए, अब बताइए सिस्टम का कितना पोटेंशियल एनर्जी, हाँ ये दोनों मिलकर आपस में पोटेंशियल एनर्जी बनाएंगे और वो है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय ये दोनों के बीच का डिस्टेंस R12। अकेले कुछ नहीं है, लेकिन यहां पर अब जो है अकेला है एक चार्ज, लेकिन फिर भी उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पर मैंने कहा था कि अकेला चार्ज है इसके पास क्या पोटेंशियल एनर्जी होगा, वो ये खाली था, ये फ्री था, यहाँ पर कहीं से कोई फील्ड नहीं था, मैंने कोई और दूसरा चार्ज का इफेक्ट नहीं था, ये अकेला बैठा हुआ था, जो भी फील्ड था इसी के वजह से था, ठीक है। और यहाँ पर किसी और का फील्ड नहीं था, जब इसको लाया जा रहा था इन्फिनिटी से यहाँ तक, तो किसी फील्ड के अगेंस्ट इसको एक्सटर्नल एजेंट को काम नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि वो फील्ड प्रेजेंट नहीं था, यहाँ पर जो एक्सटर्नल फील्ड है वो एब्सेंट था। लेकिन यहाँ पर वो एक्सटर्नल फील्ड अब प्रेजेंट है, वो एक्सटर्नल फील्ड जो है वो E है या E0 जो भी कहिए है। तो अकेला जो चार्ज है उसका एक पोटेंशियल एनर्जी होगा इस फील्ड में। तो यदि एक्सटर्नल फील्ड में आप किसी चार्ज को लाएंगे तो उस चार्ज के पास में एक पोटेंशियल एनर्जी है और उसी वही वैल्यू में बताना है यहाँ पर। तो कितना लगेगा, देखिए फिर वही सवाल उठता है कि एक्सटर्नल फील्ड है, तो जब जहाँ कहीं भी फील्ड होता है वहाँ पर एक पोटेंशियल होता है, यदि फील्ड है तो वहाँ पर पोटेंशियल है, तो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल है। और यदि हम इस पॉइंट P की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर भी कुछ पोटेंशियल है, वो पोटेंशियल है Vp। और एक बार यदि हमें पोटेंशियल पता चल जाए तो वर्क डन जो एक्सटर्नल एजेंट है वो जो कर रहा है किसी चार्ज Q को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में, वो हो गया Q टाइम्स Vp। Vp पोटेंशियल Vp का मतलब ही है कि एक्सटर्नल एजेंट को यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन किया गया है ये वही है। अब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के जगह पर Q चार्ज यदि लाया जा रहा है इन्फिनिटी से यहाँ पर, तो ये जो वर्क डन है वो हो जाएगा Q टाइम्स, और यही जो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट ने किया वो इसमें स्टोर्ड हो गया एज पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहाँ पर जो फील्ड है वो है कंजर्वेटिव फोर्स, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में आप जो भी काम करोगे वहां पर एनर्जी स्टोर हो जाएगा। आप स्प्रिंग देखिए यहाँ पर, ये स्प्रिंग है ऐसे रखा हुआ है, आपने इसको पुश किया और यहाँ पर ले आया, आपने वर्क डन किया, क्योंकि पुश करने में आपको वर्क करना पड़ा, वो इसमें स्टोर्ड हो गया है, जरूरत पड़ेगा तो ये काम करेगा। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग फोर्स जो है कंजर्वेटिव फोर्स है। ये धरती है, आपने एक बॉल को उठा के यहाँ पर ले आया, यहाँ रख दिया है, आपने धरती के अगेंस्ट वर्क किया, धरती नीचे फोर्स लगा रही थी, आपने उसके अगेंस्ट इसको लाया यहाँ पर, आपने वर्क किया, वो वर्क यहाँ पर स्टोर्ड है एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ये वही हाल यहाँ पर भी है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है या अभी जो फील्ड है उसके अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को जो काम करना पड़ा उसमें स्टोर्ड है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यही है पोटेंशियल एनर्जी, यदि हम किसी चार्ज को, सिंगल चार्ज को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसका एनर्जी।
तो हमें पता होना चाहिए कि उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर कितना पोटेंशियल है। आप बोलोगे कैसे निकालें, किसी को बताना पड़ेगा। तो ठीक है, यदि ई हमें बता दे, ई हमें जो है पता है कि ई किस तरह का फंक्शन है, तो हम भी निकाल सकते हैं ना। भी जो है सो क्या होता है, भी होता है ई डॉट डी आर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं। तो हमें ये चीजें पता होना चाहिए। ओके, अब आप मूव करते हैं इसी में नेक्स्ट जो है सो, अब जो है सो टू चार्ज को रखा गया है एक्सटर्नल फील्ड में। अभी तो एक था, ये देखिए हमारा एक्सटर्नल फील्ड है, एक चार्ज था, तो क्यू चार्ज का जो वैल्यू है टाइम्स वहां पर जो पोटेंशियल है वो था। अब हमारे पास दो चार्ज रखने हैं, एक पॉइंट पी है, एक पॉइंट क्यू है, या जो भी है, मान लीजिए ए बी है। यहां पर चार्ज Q1 है, यहां पर चार्ज Q2 है। अब इस सिस्टम का Q1 Q2 का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस एक्सटर्नल फील्ड ई नॉट ई। देखिए यदि ये नहीं होता, एक्सटर्नल फील्ड नहीं होता, तो ये दोनों के बीच में जो एनर्जी है वो कितना होता, वो हम जानते हैं, 1/4πε0, दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस। लेकिन अब ये यहाँ पर रखा हुआ है, यहाँ पर रखा हुआ है, लेकिन ये एक्सटर्नल फील्ड में है। तो इसके पहले चाहिए, एक्सटर्नल फील्ड में एक चार्ज को यहाँ पर रखने में जो वर्क डन करना पड़ता है वो इसमें स्टोर्ड होता है पोटेंशियल एनर्जी के रूप में, और वो कितना होता है, Q टाइम्स इस पॉइंट का पोटेंशियल। तो वही काम यहाँ पर भी होगा। इसको जो है सो शुरू में लाने में जो वर्क डन करना पड़ा वो कितना, Q1 को लाने में जो करना पड़ा काम वो है Q1 टाइम्स भी है, एक पर जो पोटेंशियल है। Q2 को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में काम कितना करना पड़ा, दो काम करना पड़ा, एक तो इसके अगेंस्ट काम करना पड़ा Q1 के अगेंस्ट, और दूसरा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ा, और दोनों ही स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। Q1 के अगेंस्ट जो काम करना पड़ा वो है ए वाला, ये है वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट अगेंस्ट Q1, अगेंस्ट Q1, ये वाला है। तो क्यों ना इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम ऊपर ले जाएं, यहां पर लिखते हैं ऐसे। सबसे पहले Q1 को जो है सो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाया गया है इस ए पॉइंट पर, वर्क डन करना पड़ा कितना, जितना इसका चार्ज है टाइम्स इस ए पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो। अब Q2 को लाया जा रहा है, तो Q2 को जब यहाँ लाया जा रहा है तो इसको दो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है, एक जो Q1 जनरेट कर रहा है वो, और दूसरा जो एक्सटर्नल एजेंट है यहाँ पर, एक्सटर्नल फील्ड है उसके अगेंस्ट, दोनों के अगेंस्ट काम करना पड़ रहा है। तो एक्सटर्नल एजेंट को Q1 के जो फील्ड है उसके अगेंस्ट जो काम करना पड़ रहा है वो ए है, और एक्सटर्नल एजेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्सटर्नल वाला इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अगेंस्ट जो काम करना पड़ रहा है वो है Q2, नहीं किसको लाना है, हाँ Q2 को ला रहे हैं अभी, Q2 को बी पर लाए, बी पॉइंट पर। ये तीन ठोक जो काम है हमारा, तीनों का सम होगा अभी जो है एनर्जी यहाँ पर जो स्टोर्ड है वो। तो जो टोटल वर्क डन किया गया बाय एक्सटर्नल एजेंट वही हो गया एनर्जी सिस्टम का, कंप्लीट सिस्टम का। यहाँ पर यू प्राइम कहते हैं क्योंकि आधा एनर्जी है, केवल ये दोनों के बीच का है, वो हो गया तीनों का सम। तो पहला हो गया Q1 भी है प्लस Q2 भी, और ये दोनों का आपस की वजह से जो है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R12, R12 एक डिस्टेंस है। ये आपका हो गया एक्सप्रेशन। यदि किसी एक्सटर्नल फील्ड में आप लाओगे किसी दो चार्जेस को, तो आपस में बिना एक्सटर्नल फील्ड के जो होता वो तो ये है, और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ स्टोर होता है Q1 भी है और Q2 भी है। ऑफ कोर्स आप देख रहे हो ये पॉइंट पर डिपेंड करता है, ये पॉइंट कहाँ है, ये पॉइंट कहाँ है, उस पर डिपेंड करता है। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, पोटेंशियल हर जगह सेम है, मान लीजिए पोटेंशियल हर जगह सेम है, तो ये जीरो हो जाएगा ना, तो ये रहेगा ही नहीं। ओके, अब एक एग्जाम्पल है उसको थोड़ा देख लेते हैं, क्या कह रहा है एग्जाम्पल। डिटरमिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी।
of a system consisting of charges 7 microcoulomb and minus 2 microcoulomb and with no external field placed at, ये देखिए पोजीशन दिया हुआ 9 सेंटीमीटर -900 900 रेस्पेक्टिवली। तो 2 पॉइंट दे दिया है, मान लेते हैं ये हमारा एक्स वाई जी एक्सिस है, एक्स वाई ये जी एक्सिस है, और कहाँ -9 एक इधर नीचे आ रहा है, नहीं 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 ये तो एक्स वाला है ना, नीचे नहीं आ रहा, इधर जा रहा है, ये इधर है, ये हो गया -900, यहाँ से लाया गया है 900 कुछ इधर, यहाँ पर 900, मान लेते हैं ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। दो तो चार्जर रखे हुए हैं, तो चार्जेज है, ये है 7 माइक्रोकुलम, ये चार्ज है 7 माइक्रोकुलम, और ये है -2 माइक्रोकुलम, ठीक है। कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, पहला क्वेश्चन, एक्सटर्नल फील्ड 0 नहीं है, बताना क्या है, एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यू, वो कितना होता है, दो तो सिंपली है, पेयर है, एक पेयर है 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R, यही है, और इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ टाइम्स Q1 Q2 दोनों का प्रोडक्ट, ये देखिए 7 माइक्रोकुलम है, माइक्रो में 6, और ये 2 माइक्रोकुलम है, वो माइनस में 6, माइनस प्लस जो भी साइन है लेना पड़ेगा। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, -9 से यहाँ तक 0 तक 9, और इधर 9 18 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं, ये आपका हो गया डिस्टेंस। सिंप्लीफाई कीजिए और आपका आंसर, ये देखिए 10 का पावर देख रहे हैं, पहले 10⁻6, 10⁻6, 10⁻12, उसको 2 से डिवाइड कर देना है, 10⁻2 से डिवाइड कर दिए, ये हो गया 10⁻10, और यहाँ है 9 × 10⁹9, तो ये 10⁻10 -10 और 10⁻9, तो ये हो गया 10⁻1, 10 का पावर जस्ट -1। अब बाकी जो बच गए सो बच गए, बाकी जो है ये 9 से 2 बार में कट गया, ये 2 बार भी एक बार में कट गया, तो केवल 7 बचा, और भी माइनस साइन के साथ, तो -0.7 जूल, ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर। आगे उसी में बोल रहा है, नहीं वो तो हो गया काम खत्म, बी का बनाना है। बी में क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर। अभी आपने देखा ना कि ये दो चार्ज है यहाँ पर 18 सेंटीमीटर पर, ये था 7 माइक्रोकुलम, और ये -2 माइक्रोकुलम, और इसका एनर्जी हमने निकाला था -0.7 जूल, ये यहाँ पर निकाला हुआ है। अब बोल रहा है ये दोनों को यहाँ से दूर ले जाइए, एकदम एकदम, इधर इसको इधर मूव कीजिए, उसको उधर मूव कीजिए, इन्फिनिटी पर ले जाइए, इसको -इन्फिनिटी पर ले जाइए, एकदम दूर ले जाइए, ताकि इतना दूर ताकि ये दोनों एक दूसरे को का इंट्रैक्शन को फील ना कर सके, वही उसका इन्फिनिटी है। वहां पर ले जाइए, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, कितना वर्क डन करना पड़ेगा, हम वर्क डन कर रहे हैं किस लिए, इसका एनर्जी चेंज करने के लिए, राइट। ये लीजिए वर्क डन हमने किया उतना कि इसका एनर्जी हो गया चेंज, कितना, जितना इसका एनर्जी में चेंज होगा वही हमने वर्क डन किया, राइट। तो एनर्जी में कितना चेंज होगा, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, फाइनल कितना है, इन्फिनिटी पर दोनों को पहुंच गया, तो एनर्जी कितना है 0, और अभी कितना एनर्जी है, अभी है -0.7, तो कितना आ गया 0.7 जूल, ये आपका आंसर है। तो देखिए यदि आप इतना इसके पास जो है एनर्जी है -0.7 जूल का, आपने यदि इस पर काम कर दिया 0.7 जूल का, जो आप काम कर रहे हो उस वो भी उसमें स्टोर हो जाएगा एज पोटेंशियल एनर्जी। तो ऑलरेडी 0.7 जूल है माइनस में, और आपने प्लस में 0.7 जूल काम किया, तो दोनों मिला के जो पोटेंशियल एनर्जी होगा वो कितना होगा, वो 0। और ये 0 होने का क्या मतलब है, पोटेंशियल एनर्जी दो के बीच में 0 कब होता है, जब वो दोनों एक दूसरे से इतना दूर चले जाए कि एक दूसरे के इंटरेक्शन फील ना कर सके, मतलब इन्फिनिटी पर चले जाए। तो इसको उसी तरह से ब्रेक करने में पूछ रहा था कि कितना एनर्जी लगेगा, तो ये 0.7 जूल। ओके, अब आपको सेम चीज हम
फिर से बता रहे हैं लेकिन अलग तरीके से। ये देखिए, ये जो माइनस होता है ना, ये बाइंडिंग एनर्जी है, इसको बाइंड करके रखे हुए है। माइनस का मतलब होता है दोनों एक दूसरे को पकड़ कर रखे हुए। देखिए, ये माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है, एक दूसरे को अपनी ओर खींच रहा है, राइट। ये कैसे यहाँ पर ठहरा हुआ है मैं सोच रहा हूँ। इसको तो कोई ना कोई रोक के रखना पड़ेगा, नहीं तो ये आपस में आकर टकरा जाएंगे, राइट। ये आपस में आकर टकरा जाएंगे। वैसे ही जैसे बादल टकराते हैं ना, पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज आकर टकरा गए, उसके बाद लाइटनिंग होता है, तो वैसे ये टकरा जाएंगे। तो इसको कोई रोक के रखे हुए है। अब वो चाहता है कि इसको एकदम दूर कर दो एक दूसरे से, तो कितना काम करना पड़ेगा। ये इसका बाइंडिंग एनर्जी है जो इसको रोक के रखे हुए है यहाँ पर। ये -0.7 जूल जो है अभी इसका एनर्जी है, बाइंडिंग है, रोके हुए है एक दूसरे को। उसको जीरो करना है, उस बाइंडिंग एनर्जी को मुझे तोड़ना है। हम्म उस बाइंडिंग एनर्जी को जो है सो तोड़ना है, मान लीजिए। तो इतना ही एनर्जी हमें देना पड़ेगा, तब ये इतना जूल हो जाएगा, 0 जूल हो जाएगा, तो मैंने को इन्फिनिटी पर चला जाएगा। और नहीं तो ये पहला जो तरीका बनाया हमने वो, कि जो भी वर्क डन करते हैं वो उसमें चेंज इन एनर्जी होता है, और चेंज इन एनर्जी है इन्फिनिटी ले जाने में 7 जूल, वही वर्क डन करना पड़ेगा। ओके, अब जो है सो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं सी में। सपोज दैट द सेम सिस्टम of charges is now placed in an external electric field E is equal to A times 1 by R square, A का वैल्यू दिया हुआ है। What would be the electrostatic energy of the configuration? इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन भी सेम चीज जो है यहाँ पर अभी बिना एक्सटर्नल फील्ड का था, अब उसको एक्सटर्नल फील्ड में डाल रहा है, तो कितना एनर्जी आएगा। ये दोनों के बीच में जो एनर्जी था वो तो आएगा ही, प्लस ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके वजह से ये दोनों चार्जेस को यहाँ तक लाने में जो वर्क डन करना पड़ेगा उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा, है ना। या फिर कहिए कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से पोटेंशियल कितना है यहाँ पर बी पर और ए पर, यदि वो आपको पता चल जाए तो ये फार्मूला लगा दीजिए यहाँ पर, Q टाइम्स V1, Q टाइम प्लस Q टाइम्स V2, Q2 टाइम्स V2, वो आप कर सकते हो। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, हमें जो भी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है ये सी का है। एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है वो है, कितना है, कोई कांस्टेंट है, टाइम्स 1/r² है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड 1/r² ही होता है। ए का वैल्यू 9 टाइम्स 10⁵ है, 9 टाइम्स 10⁵ है, इतना है ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जो दो ठो पॉइंट है, एक था, एक कितना था, -9 था शायद, 900, और ये था 900। ये पॉइंट ए था, ये पॉइंट बी था। वीपी का मुझे पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है, माइनस ई डॉट डी आर। आर जो है सो कहाँ से लाना है, इन्फिनिटी से किस पॉइंट पर लाना है, ये इस पॉइंट पर लाना है, ये जो -9 है यहाँ तक लाना है। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, उसने कहा कि भाई ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, डायरेक्शन हमें जो कुछ बताया ही नहीं, डायरेक्शन नहीं बताया है कुछ भी, तो कौन सा डायरेक्शन लें। तो उस केस में चूंकि ये बोल रहा है कि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है सो 1/r² है, तो आर के अलोंग ही होगा डायरेक्शन। और ये आर क्या है, ये आर जो बोल रहा है वो क्या है, आर किस आर को वो ले रहा है, क्योंकि ये तो एक्सटर्नल फील्ड है, ये तो ये दोनों चार्जेस की वजह से जो फील्ड है वो तो है नहीं कि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम आर ले लें, राइट। तो यहाँ पर क्लियर नहीं हो रहा है कि ये आर है कि क्या, किसको वो आर बोल रहा है। तो हम ऐसा करते हैं, हम आर इस जो दोनों चार्जेस देखिए एक लाइन में है, राइट, ये दोनों एक्स एक्सिस में है, दोनों एक लाइन में है, तो हम एक लाइन में है तो इसी लाइन को हम आर कहते हैं, ठीक है। और ये जो आर शायद यहाँ से वो ले रहा है, ये 0 0 0 है, 0 0 से ले रहा होगा ओरिजिन से आर, और आर इसका इस लाइन के अलोंग जो डिस्टेंस है वो है। तो अब हम निकालने चले, आर इजकल टू इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है,
ये -9 तक लाना है। ये हो जाएगा हमारा बी का पोटेंशियल। वैसे ही आर इक्वल टू इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, 9 तक लाना है, वो हो जाएगा ए का पोटेंशियल। और एक बार यदि दोनों का पोटेंशियल हमें पता चल जाए तो जो टोटल एनर्जी है वो कितना होगा, पहले तो ये दोनों का आपस की वजह से जो है 1/4 जो ऑलरेडी निकाल चुके हैं, Q1 Q2 बाय आर ए बी, जो निकाल चुके हैं ऑलरेडी, ये 0.7 -0.7 जूल है, और प्लस Q1, ये वाला जो चार्ज है क्यू ए बोलते हैं, बढ़िया रहेगा, पोटेंशियल भी ए, प्लस क्यू बी पोटेंशियल भी बी, इसको ए बी कर देते हैं। ये ऑलरेडी हमें पता है कितना है, -0.7 जूल। ये दोनों को पता करना, और ये दोनों को पता करने के लिए चार्जेस तो पता है, केवल पोटेंशियल पता करना है, वही यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। ई जो है, ई का डायरेक्शन किधर है, आर इधर होगा, उधर -r होगा ना, तो इधर आर होगा, तो आर जो है सो, ठीक है, इसका डायरेक्शन इधर है, ई और आर, ई डी आर हो गया। ई का डायरेक्शन उधर ही है जिधर डी आर जा रहा है, और ये इन्फिनिटी टू कितना है, -9 तक। ई का वैल्यू रखिए, ये है कितना, 9 टाइम्स 10⁵ बाय आर स्क्वायर डी आर, इन्फिनिटी टू -9। कितना आया इसका वैल्यू, पहले जो कांस्टेंट है उसको बाहर करते हैं, ये माइनस भी है, ये बाहर कर लिया। ये 1/r² का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा, -1 बाय इंटीग्रेशन 1/r, -1/r, r को कहाँ से, लोअर लिमिट इतना, अपर लिमिट इतना, तो माइनस माइनस प्लस खत्म हो गया, 9 टाइम्स 10⁵, और ये कितना हो गया, पहले -9 रखिए, फिर 0 रखिए, ये -9 रखा, फिर ये 0 रखा, इन्फिनिटी रखिए, तो ये आपका आ गया -10⁻⁵ इतना वोल्ट। ये है बी का पोटेंशियल। देखिए थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम है कि आर जो है सो निगेटिव नहीं हो सकता, आर जो है सो डिस्टेंस है, और इसे पॉजिटिव ही होना पड़ेगा, और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, आर को निगेटिव ले रहा हूँ, ये गलत है। ये -9 नहीं लिखना होगा, हमें 9 लिखना होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पर है ना, जो उसने लिखा है कि एक्सटर्नल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सम कांस्टेंट बाय आर स्क्वायर है, ये किधर है, ये आर के डायरेक्शन में है, और यहाँ से इस पॉइंट की यदि हम बात करें तो आर इधर है, इधर की बात करें तो आर इधर है। मतलब आप सोच सकते हो कि यहाँ इसके बीच में जो है, यहाँ पर एक कोई चार्ज रखा हुआ है, एक पॉइंट चार्ज यहाँ पर रख देंगे, तो इधर जो फील्ड कैसे लगेगा, E = 1/r², यहाँ भी 1/r², यहाँ भी 1/r², यहाँ भी 1/r², यहाँ भी 1/r²। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर एक कोई पॉइंट चार्ज रख दिया गया है, और ये आपका फील्ड का डायरेक्शन है हर जगह। तो इसके वजह से आपको फील्ड निकालना है। ठीक है, तो इसके यहाँ पर कितना पोटेंशियल है, इन्फिनिटी से यहाँ तक लाना है, ये आर का वैल्यू कहाँ है, इन्फिनिटी, और यहाँ पर आर का वैल्यू क्या है, ये 9, ये -9 +9, ये तो कोऑर्डिनेट की वजह से लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर आर जो है सो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यू देना है, जो अपर लिमिट है इन्फिनिटी और लोअर लिमिट है वो 9 है, तो ये +9 चलेगा, -9 नहीं चलेगा। अच्छा, तो +9 देंगे तो पोटेंशियल जो है सो प्लस हो गया ना। इधर निकालते हैं वी ए का पोटेंशियल, सेम फार्मूला, -E.dr, इन्फिनिटी से कहाँ तक लाना है, फिर 9 तक लाना है, सेम पोटेंशियल हो गया, सेम एग्जैक्टली सेम, कोई फर्क नहीं है। यहीं से देख लीजिए डिस्टेंस इसका, इस पॉइंट का R9, इसका भी 9 है, तो एग्जैक्टली सेम है, जो वी बी है उसी के इक्वल है, 10⁵ वोल्ट। तो पोटेंशियल अब हमें मिल गया है,
तो यहाँ से इक्वेशन नंबर ए से हम जो है सो टोटल एनर्जी निकाल लेंगे सिस्टम का। तो एक तो -0.7 जूल है पहला वाला टर्म, ये जो ऑलरेडी निकाले हुए हैं, ये दोनों चार्जेस के आपस में के पेयर की वजह से जो इसका एनर्जी आया था ये वाला -0.7 जूल। और चार्ज देख लेता हूँ कि कौन का कितना पर है। कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एक में पोटेंशियल जो है ए और बी दोनों पर सेम है। एक में 7 है, एक में -2 माइक्रोकूलम है। ठीक है, प्लस क्यू ए कितना है, मान लीजिए 7 है, 7 था ना, क्या था, जस्ट टू बी कंसिस्टेंट ये 7 है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा आंसर में, लेकिन हम जस्ट टू बी कंसिस्टेंट 7 माइक्रोकूलम क्यू ए का वैल्यू रखें। वी ए का वैल्यू अभी निकला है, दोनों सेम है, 10⁵ 10⁵ प्लस दूसरा चार्ज है -2 कूलम 2 माइक्रोन, और पोटेंशियल तो 10⁵ अगेन है, -2 था शायद, हाँ -2 माइक्रोकूलम। तो कितना आ गया, ये तो -0.7 है, प्लस ये कितना हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया 0.7, 0.7, और ये कितना हो गया, ये हो गया -0.2, ये दोनों तो खत्म हो गया, तो -0.2 जूल आ रहा है आपका आंसर। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आंसर नहीं मैच किया, और प्रॉब्लम अभी मुझे पता चल गया क्या है। जब हम पोटेंशियल निकाल रहे थे तो यहाँ पर जो हमें 9 लिखना था वैल्यू, ये सेंटीमीटर में है, 9 सेंटीमीटर है, इसे मीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 10⁻², मतलब 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये हो गया 10⁻7, वही हो जाएगा, ये भी 10⁻7, दोनों 10⁻7 है। सेंटीमीटर को हमने मीटर समझ बैठा, तो भी जो है सो 10⁻7 है, इसको करेक्ट करते हैं, इधर गलत हो जाएगा दोनों। ये कितना हो गया, ये 10⁻7, 10⁻7, ये हो गया 70, और ये कितना हो गया -20, सब मिला के कितना हो गया, 70 - 20 50, 50 में से थोड़ा कम हो गया 49.3, इतना जूल आपका आंसर है। तो यही एक क्वेश्चन है, एक बार फिर से इसको रिकैप कर देते हैं। क्वेश्चन ये है कि दो चार्जेस हैं, यहाँ और यहाँ रखा हुआ है, कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं है, एनर्जी बताना, इसका पोटेंशियल एनर्जी बताना, सिंपली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट, टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, ये आपका आंसर है। सेकंड बोला हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर, ये एनर्जी आया था इतना -0.07, यदि इसको मुझे ब्रेक करना है तो फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी, जीरो, दोनों चार्जेज इन्फिनिटी पर चले गए तो एनर्जी हो जाएगा फाइनल में जीरो, फाइनल जीरो हो जाएगा। और अभी कितना है -0.07, कितना चेंज आया 0.7 जूल। जो भी वर्क एक्सटर्नल एजेंट वर्क करेगा वो क्या करेगा, इसके एनर्जी को चेंज ही तो करेगा, तो एनर्जी को चेंज करेगा तो कितना ये वर्क डन करे कि एनर्जी चेंज होकर जीरो हो जाए, जीरो हो जाए 0.7 जूल। ये 0.7 जूल इसे काम करना पड़ेगा, सो दैट दे गो ईच अदर फार फार अवे फ्रॉम ईच अदर। ओके, सी में देखते हैं। सी में क्वेश्चन ये है कि अब हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, और वो जो है इस तरह से वैरी करता है 1/r²। आप यदि ध्यान से देखो तो 1/r² किसकी वजह से होता है, पॉइंट चार्ज की वजह से होता है या एक स्फीयर की वजह से होता है, तो दोनों में से कोई एक चीज है, और कहाँ पर है, जस्ट 1/r² लिखा है, इस सेंटर पर होगा, एक चार्ज है, या तो पॉइंट चार्ज या फिर कोई स्फीयर चार्ज है। तो आर के साथ में, आर क्या है, ये डिस्टेंस है, इस पॉइंट से डिस्टेंस है, उसने कुछ बताया नहीं यार, यहाँ एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दे दिया और जस्ट आर बोल रहा है, तो हमें ओरिजिन से लेकर ही डिस्टेंस लेना पड़ेगा ना, क्योंकि ये जो डिस्टेंसेस दिए हुए हैं, कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं, ओरिजिन के एगेंस्ट दिए हुए हैं, उसी के रेफरेंस में दिए हुए हैं, तो ये आर भी इसी ओरिजिन से है, और आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, आर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, वो लेफ्ट राइट कुछ भी नहीं देखता, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर, ये भी आर,
तो यहाँ पर जो है सो इसका पोटेंशियल निकालना है, मतलब एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से लेकर यहाँ तक लाना है। तो उसके लिए तो फार्मूला है, सेम चीज़ जो मैंने अभी बोला मुँह से, वो यहाँ एक्सप्रेशन में है, ये माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेटिंग फ्रॉम आर इक्वल टू इन्फिनिटी टू वो पॉइंट तक, जिस पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, बी पॉइंट पर। तो यहाँ पर ई का वैल्यू दिया हुआ है 9 टाइम्स 10⁵ बाय आर स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट किए, एक वैल्यू आया 10⁷ वोल्ट। तो जो एनर्जी है यहाँ पर फील्ड में ये दोनों चार्ज रखे हुए हैं, तो एनर्जी जो है वो कितना होगा, एक तो ये दोनों का आपस के पेयरिंग की वजह से चार्ज होगा, जो ये है ऑलरेडी निकाला चुका है, और दूसरा फील्ड में इस चार्ज को लाने में जो वर्क डन करना पड़ा, यानी इसका जो पोटेंशियल है यहाँ पर उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसके चार्ज से, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ उससे, और ये पोटेंशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर है वो जा रहा है 1/r² कॉन्स्टेंट। तो ये कॉन्स्टेंट बाय r² है, तो यहाँ से हम इसका पोटेंशियल निकाल सकते हैं, यहाँ दोनों जगह पोटेंशियल निकल गया, तो ये पोटेंशियल को मल्टीप्लाई कर देंगे जो चार्ज यहाँ रखा है, इसका एनर्जी पता चल गया, इस चार्ज को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका एनर्जी निकल गया, वही दोनों को पोटेंशियल निकाल लिए और वहाँ पर जो चार्जेस रखे उससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये चार्ज हो गया ए पर रखा हुआ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, और ए हो गया बी पर पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी, और ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ये है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, ये भी है ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड, और ये जो आप देख रहे हो वो है ड्यू टू देमसेल्व्स, ए और बी के बीच में जो पेयरिंग है उसके वजह से ये चार्जेस है, ये तीनों को ऐड कीजिए आपका आंसर आ गया। तो ये था ये क्वेश्चन, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा एक डायपोल का जब हम उसे एक एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं। यहाँ पर अभी आपको मैंने दिखाया यदि कोई पॉइंट चार्ज को किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो उसका एनर्जी होता है वो चार्ज, और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ है किसी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर आप इस चार्ज को रख रहे हैं, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है। अब इस पॉइंट चार्ज के जगह पर एक डायपोल को रखा जाएगा एक एक्सटर्नल फील्ड में, और तब बताया जाएगा कि इस एक्सटर्नल फील्ड में इस डायपोल को रखने से डायपोल के पास कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गया है। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है जो कैपेसिटर से रिलेटेड है, लेकिन कैपेसिटर बताने से पहले कुछ डिस्कशंस होंगे मेटल के बारे में, मेटल मीन्स कंडक्टर्स के बारे में, कि कंडक्टर्स में कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड उसके अंदर में जो है सो जीरो होता है, और यदि कंडक्टर नहीं है तो वो जीरो नहीं होता है। तो ये सारे जो है सो डिस्कशन करेंगे, उसी में और आगे फिर बताएंगे कि यदि ये कंडक्टर न होकर यदि इंसुलेटर है जिसको हम डाइलेक्ट्रिक कहते हैं, हाँ, उसमें किस तरह से चार्जेस जो है सो इंड्यूस्ड होते हैं, और ये जब इंड्यूस्ड चार्जेस जहाँ समझ में आ जाएगा तब हम लोग बात करेंगे कैपेसिटर का, क्योंकि कैपेसिटर में भी वही होता है, दो प्लेट्स होते हैं, कंडक्टर है, और एक में चार्ज दीजिए तो दूसरा में जो है सो इंड्यूस्ड होता है। तो इसके बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।